अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सेल के टॉप 50 फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में। तो चलें अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में। बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ में सबसे पहले हम देखेंगे आपका सम का फ़ॉर्मूला। यहाँ पर आपको एक डेटा जो है वो नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने सम का फ़ॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर आप लिखें सम और अपनी रेंज को जो है वो सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज़ करें। यहाँ पर आपके पास जो है क्या कहते हैं सम आ गया। अब आपने अगर सम हॉरिज़ॉन्टली लेना है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं सम और उसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ और यहाँ पर जो है वो डाटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो सम का फ़ॉर्मूला हो गया है। नेक्स्ट जो आपका फ़ॉर्मूला है, वो आपका फ़ॉर्मूला है एवरेज का फ़ॉर्मूला। ये आपको एक डाटा सेट दिया हुआ है और आपने इसकी एवरेज जो है वो निकालनी है। वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप आके एवरेज लिखेंगे और अपनी रेंज को जो है अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास जो है आपके पूरे डाटा की जो है वो एवरेज आ गई है। अगले फ़ॉर्मूले के बारे में जो हम बात करेंगे वो है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम का फ़ॉर्मूला। यहाँ पर अब आपको एक रेंज दी हुई है और आपको कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और उनकी अमाउंट दी हुई है। अब यहाँ से आप अपना मैक्सिमम एक्सपेंस और मिनिमम एक्सपेंस चेक करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? सिंपली सबसे पहले आप मैक्सिमम एक्सपेंस चेक कर लें। यहाँ पर आप लिखें मैक्स। मैक्स के बाद जो है क्या कहते हैं आप अपनी जो रेंज है वो नंबर्स आप अपने सेलेक्ट करें, ठीक हो गया? और इसको जो है वो आप क्लोज़ कर दें। तो यहाँ पर जो आपके पास मैक्सिमम है खर्चा वो आपका 1200 है जो कि यहाँ पर आपके पास रेंट का आ रहा है। उसी तरीके से अगर आपने अपना मिनिमम खर्चा चेक करना है तो यहाँ पर आप मिन लिखें और अपनी रेंज को उसी तरीके से सेलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज़ करें। तो ये आपके पास जो मिनिमम खर्चा आ रहा है वो 100 है जो कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन का है। जो हमारा नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है इस सीरीज़ के अंदर वो है हमारा प्रोडक्ट फ़ॉर्मूला मीन्स मल्टिप्लिकेशन का। अब यहाँ पर मुझे नंबर दिए हुए हैं और मैंने इन सारे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा आपका प्रोडक्ट और उसके बाद मैं अपनी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा और मुझे जो है वो आंसर दे देगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट का फ़ॉर्मूला था। नेक्स्ट जो हमारा फ़ॉर्मूला है, वो हमारा फ़ॉर्मूला है आपका सब टोटल का। सब टोटल के अंदर क्या होता है कि जो भी आप होता सम ही है, लेकिन जो रेंज आप सेलेक्ट करते हैं, ये आपको उसी का सम जो है वो दिखाता है। यहाँ पर आएँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं आपके सब टोटल पे। यहाँ पर हमने सम करना है, तो यहाँ पर हम 9 सेलेक्ट करेंगे। सम के लिए 9 होगा और उसके बाद हम अपनी जो रेफ़रेंस होंगे, उनको जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरे पास जो है वो मेरी रेंज है, ब्रैकेट क्लोज़। तो ये मेरे पास जो है ये टोटल सम आ गया है इस पूरी रेंज का। अब यहाँ से अगर आप देखें, मैं ईस्ट को सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे पास ये सम चेंज हो जाएगा, मुझे सिर्फ़ ईस्ट का सम दिखाएगा। यहाँ पर आके अगर मैं नॉर्थ को सेलेक्ट करूँगा, तो अब ये मुझे नॉर्थ का सम दिखाएगा। इसी तरीके से एज़ इट इज़ ये आगे काम जो है वो करता जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है इस सीरीज़ में, वो है हमारा सम इफ्स का फ़ॉर्मूला। यहाँ पर आपको एक रेंज जो है वो नज़र आ रही है और अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक कंडीशन है कि हमें सेल्स चाहिए, यहाँ पर जो लिखी हुई है, एप्पल की सेल्स चाहिए, नॉर्थ रीजन में चाहिए और की किसने हो? जॉन्स ने की हो। तो इसके लिए जो है आप क्या कहते हैं जो फ़ॉर्मूला यूज़ होगा वो सिंपल सम का नहीं होगा, बल्कि सम इफ्स का फ़ॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा। वो हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सम इफ्स। अब सबसे पहली जो इसके अंदर चीज़ है, हमने अपनी सम रेंज जो है उसको सेलेक्ट करना है। ये हमारी सम रेंज है। हमने अपनी सम रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया है, हमारी क्राइटेरिया रेंज जो है वो क्या है? हमें एप्पल की जो है वो सेल्स चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी क्राइटेरिया रेंज होगी वो हमारी ये होगी। इसके अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है, हमारा क्राइटेरिया है यहाँ पर एप्पल। ये हमारा क्राइटेरिया आ गया। उसके बाद हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये रीजन हमारा दूसरा क्राइटेरिया है। तो हम अपने रीजन को सेलेक्ट करेंगे, रीजन की रेंज को, कॉमा और इसके अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमारा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा है नॉर्थ। ये हमारा नॉर्थ आ गया, कॉमा इसके बाद जो हमारी क्राइटेरिया रेंज 3 है वो हमारी सेल्स पर्सन की है। तो फिर ये हम अपने सेल्स पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा और इसके अंदर जो हमारा सेल्स पर्सन है वो हमारा कौन-सा सेल्स पर्सन है? जॉन। ब्रैकेट कॉमा और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास जो है जॉन ने नॉर्थ के रीजन में जो एप्पल की सेल की है वो 250 है। यहाँ पर आपको ये देखें ये इसकी 2 सेल्स जो है वो नज़र आ रही हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है, वो हमारा नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है मैक्स इफ्स का। अब हमने जो है वो मैक्सिमम सेल बतानी है बनाना की साउथ रीजन के अंदर। तो इसके अंदर हम कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे? मैक्स इफ्स का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसी तरीके से हमारी जो रेंज है, वो रेंज हमारी कौन-सी होगी मैक्स रेंज? रेंज हमारी होगी सम वाली, जिसके अंदर टोटल अमाउंट्स लिखी हुई होंगी। क्राइटेरिया रेंज, पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है? पहला हमारा क्राइटेरिया है कि हमारा प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट की रेंज को सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट की रेंज में जो हमारा क्राइटेरिया है, वो हमारा क्राइटेरिया है बनाना, कॉमा, उसके बाद जो हमारी दूसरा क्राइटेरिया हमारा रीजन है, तो हम अपने रीजन को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और इस रीजन के अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है, वो हमारा क्राइटेरिया है साउथ। तो यहाँ पर हम साउथ करेंगे, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज़। तो आप देखें हमारे पास जो मैक्सिमम सेल है बनाना की साउथ रीजन के अंदर, वो हमारे पास आ रही है 450, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब उसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अब मिनिफ्स का हमारा नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है और इस फ़ॉर्मूला के अंदर जो है हमने बनाना की सेल्स निकालनी है साउथ रीजन के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना फ़ॉर्मूला लगाएँगे मिनिफ्स का। उसी तरीके से हम अपनी रेंज को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, हमने रेंज को सेलेक्ट किया। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है? हमारा जो पहला क्राइटेरिया है हमारा प्रोडक्ट का। तो हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और इस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है हमारा बनाना। ये हमने बनाना को सेलेक्ट किया, कॉमा। अब जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया हमारा है हमारा रीजन, और इस रीजन के अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है, वो हमारा क्राइटेरिया है साउथ का, कॉमा, और ये इसके अंदर डबल कोट्स और ये ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर एंटर करते हैं, तो आप देखें कि हमारी जो मिनिमम सेल है बनाना की साउथ रीजन के अंदर, वो 200 है, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। अब हमारे पास जो है अगला जो हमारा फ़ॉर्मूला है, वो हमारा फ़ॉर्मूला है एवरेज इफ्स का। अब हमें एवरेज सेल चाहिए बनाना की साउथ रीजन के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम अपना एवरेज इफ्स का फ़ॉर्मूला लगाएँगे। सबसे पहले हमारी एवरेज रेंज, ये हमारी एवरेज रेंज है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है, पहला क्राइटेरिया है हमारा प्रोडक्ट का, हम अपनी प्रोडक्ट की रेंज को सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में हमारा क्राइटेरिया है बनाना का, कॉमा। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, वो हमारा क्राइटेरिया है रीजन का। तो हम अपनी रीजन की रेंज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रीजन में जो हमारा क्राइटेरिया है, वो है हमारा क्राइटेरिया साउथ। तो यहाँ पर हम साउथ लिखेंगे, डबल कोट्स क्लोज़, ब्रैकेट क्लोज़, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास बनाना की साउथ रीजन में जो एवरेज सेल है, वो हमारे पास एवरेज सेल है 325। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ़ॉर्मूला की तरफ। हमारा नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है काउंट का फ़ॉर्मूला। यहाँ पर आपको एक डेटा दिया हुआ है, एप्पल 10 बनाना 22। तो यहाँ पर अब हमने इसका काउंट निकालना है। अब काउंट के फंक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो क्या काम करेगा कि आपके नंबर्स को जो है वो काउंट करेगा। जैसे यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंट और अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज़। तो आप देखें मेरे पास काउंट आ रहा है 2 का, क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स हैं वो सिर्फ़ यहाँ पर 2 हैं, 10 और 20, उसने बाकी को नहीं लिया। अगर मैंने इनको जो है अल्फ़ाबेट्स को भी जो है वो काउंट करना है, तो उसके लिए जो है हमारा अगला फ़ॉर्मूला है, जो कि हमारा फ़ॉर्मूला है काउंट ए का। अब यहाँ पर हमने जो अपने काउंट ए का फ़ॉर्मूला जो है वो निकालना है, वो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम यहाँ पर आएँगे इक्वल टू, यहाँ पर आके हम करेंगे काउंट ए और उसके अंदर जो है हम अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़, और आप देखें कि इसने सारे के सारी को जो है वो सेलेक्ट किया है, यानी कि एप्पल को भी लिया है, बनाना को भी लिया है, ऑरेंज को भी लिया है और 10, 20 को भी लिया है। तो टोटल हमारे पास जो काउंट है वो 5 का आ गया है। तो ये हमारे एक्सेल के बेसिक फंक्शंस थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि हमारे फंक्शन हैं आपके टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है, वो हमारा फंक्शन है कॉनकैटिनेट का, यानी कि हमने किस तरीके से अपने जो है नेम्स को या किसी भी डाटा को जो है वो जॉइन करना है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट 1 हमने सेलेक्ट करना है, ये हमारा टेक्स्ट 1 है, कॉमा। अब हमने टेक्स्ट 2 सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट नेम के बाद अगर स्पेस देनी है, तो हम डबल कोट्स, स्पेस, डबल कोट्स, क्लोज़ करेंगे, कॉमा। और अब अगर हमने अपना दूसरा टेक्स्ट इस्तेमाल करना है, जो कि हमारा है लास्ट नेम, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। आप देखें ये इसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जो है वो जॉइन कर दिया है। ये एक मेथड था जॉइन करने का, कॉनकैटिनेट। अब हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, टेक्स्ट जॉइन की तरफ। ये भी जो है वो डाटा को जॉइन ही करता है। इसको देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट
जॉइन, ये हमने अपना फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना डिलिमिटर बताना है कि वो क्या है। वो हमारा डिलिमिटर है डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स, यानी कि स्पेस जो है वो हर किसी के बाद जो है वो आ जाए, कॉमा। अगर कोई एम्प्टी स्पेसेस है तो उनको हम इग्नोर करना चाहते हैं, यहाँ पर हम कह देते हैं ट्रू कि आप एम्प्टी स्पेसेस को इग्नोर कर दें, कॉमा। और सिंपली अब जिस डेटा को हमने ज्वाइन करना है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, यहाँ पर एंटर प्रेस करें तो आप देखें इसने जो आपका नेम है उसको ज्वाइन कर दिया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे। तो ये एक और तरीका था अपने नेम्स को जो है वो ज्वाइन करने का, या डाटा को, अल्फाबेट्स को जो है वो एक साथ ज्वाइन करने का। अब हमारा जो अगला फॉर्मूला है टेक्स्ट फंक्शन के अंदर वो है हमारा लेंथ का फॉर्मूला, कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने कोई वर्ड लिखा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, तो वो हम किस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे LEN लेंथ, और उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको जो है वो ड्रैग डाउन कर देंगे। तो आप देखें मुझे इसने जिस अल्फ़ाबेट के अंदर जितने नंबर्स थे, जितने नंबर्स का वो अल्फ़ाबेट था वो उसने मुझे दे दिया। जैसे वर्ड्स में 5 अल्फ़ाबेट्स हैं और इसी तरीके से जैसे फ़ॉर्मूला के अंदर 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है टेक्स्ट फ़ंक्शन के अंदर, वो हमारा फ़ॉर्मूला है लेफ्ट एंड राइट फ़ॉर्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं लेफ्ट के अंदर मेरे पास कितने वर्ड्स हैं और राइट के अंदर कितने, जैसे कि आप ये देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ लेफ्ट, टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे लेफ्ट साइड से पहले 3 वर्ड्स दे दें, तो आप देखें इसने मुझे लेफ्ट साइड से पहले 3 वर्ड्स दे दिए। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ राइट, और राइट के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे राइट से आखिरी 2 वर्ड्स दे दीजिए, तो ये मुझे राइट से आखिरी 2 वर्ड्स जो है वो दे देगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है टेक्स्ट फंक्शन के अंदर, वो हमारा फॉर्मूला है मिड फॉर्मूला। अब ये मिड फॉर्मूला वर्क कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे मिड, ठीक हो गया। अब आपने अपने टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट करना है। ये मैंने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कॉमा। अब वो आपसे पूछ रहा है आप किस नंबर से जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे आप ये देखें यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, इसके अंदर 5 अल्फाबेट्स हैं, उसके बाद स्पेस है 6 और वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है 7 से। तो मैं इसको कहता हूँ मैं 7 नंबर से स्टार्ट करना चाहता हूँ और मुझे 7 नंबर के बाद कितने कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 10 कैरेक्टर्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखें ये उसने मुझे जो है वो पूरे का पूरा वर्ड लिखा हुआ दे दिया है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आकर मैं लिखूँ मिड और मैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ और उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास एक्सेल के अंदर 5 वर्ड्स हैं, स्पेस 6 और फॉर्मूला 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 7 और नंबर कैरेक्टर्स मुझे कितने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैं 5 लिखूँगा तो मेरे पास पूरे कैरेक्टर्स नहीं आएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 कैरेक्टर्स आएँगे। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो मैं बढ़ाने के लिए जो है वो 10 कैरेक्टर्स लिख देता हूँ, तो वो ऑटोमैटिकली पूरे का पूरा फॉर्मूला जो है वो उठा लेगा। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं मिड फंक्शन था और ये हमारे बेसिक जो हमारे टेक्स्ट फंक्शंस थे, ये वो हमारे बेसिक टेक्स्ट फंक्शंस थे। अब जो है हम बात करेंगे आपके लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। लॉजिकल फंक्शंस के अंदर सबसे पहला फंक्शन जो है वो हमारा इफ का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर स्कोर 50 और उससे ज़्यादा होगा तब पास होंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा लॉजिकल टेस्ट जो है वो क्या है, हमारा लॉजिकल टेस्ट है कि इफ दिस सेल, अगर ये सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ये सेल बड़ा हुआ या बराबर हुआ 50 के, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो हमारे पास आ जाए पास। अदरवाइज अगर ये कंडीशन पूरी ना हो तो हमारे पास क्या आ जाए, तब हमारे पास आ जाए, हम यहाँ पर कर देते हैं फेल और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो आप ये देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो जहां जहां पे 50 या 50 से ज्यादा है वहां पे पास लिखा हुआ आ गया है, अदरवाइज जो है वो फेल लिखा हुआ आ गया है। अब लॉजिकल फंक्शन के अंदर जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो है एंड का फॉर्मूला। एंड के फॉर्मूला के अंदर ये होता है कि अगर दोनों कंडीशंस पूरी हों तब ही जो है क्या कहते हैं आपके पास रिजल्ट आता है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आता। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारा स्कोर 50 या 50 से ज़्यादा हो और अटेंडेंस जो है वो 80% हो, तब तो जो है मतलब कहने का है हमारे पास जो है ये एग्जैक्ट है, ट्रू है, अदरवाइज जो है ये हमारे पास फॉल्स है। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं एंड। हमारी जो लॉजिक 1 है, लॉजिक 1 क्या है, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होगा तो ठीक है, और ये सेल जो है अटेंडेंस जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 80% के, तब हमारे पास जो है ये सिनेरियो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। आप ये देखें
यहाँ पर जो है ये फॉल्स हुआ है और यहाँ पर ट्रू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन 50% स्कोर वाली तो पूरी हो गई थी, लेकिन अटेंडेंस की कंडीशन पूरी नहीं हुई, इस वजह से ये फॉल्स है। और यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हुई थी, इस वजह से जो है ये ट्रू है। लॉजिकल फंक्शंस के अंदर अब हमारा अगला जो फॉर्मूला है वो है और का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अंदर अगर हमारी कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए, तब भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पर हम आ जाते हैं और पे, हम इसको करते हैं दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। आप देखें यहाँ पर उसने इस कंडीशन में भी ट्रू दे दिया है, हालांकि ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, अटेंडेंस 80% से ज्यादा नहीं है, लेकिन एक कंडीशन जो है वो पूरी हो गई थी 50 वाली, तो उसने यहाँ पर जो है वो आपको और के रिजल्ट में ट्रू दे दिया है। अब लॉजिकल फंक्शंस में जो हमारा अगला फंक्शन है वो है हमारा इफ एरर का फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें एरर आ जाता है, तो हम उसके अंदर अपनी मर्जी के वर्ड्स जो है वो लिख सकते हैं। जैसे आप ये देखें, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और इफ एरर लगाता हूँ, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक हो गया, इसको इस पे डिवाइड करें। अब वो कह रहा है कि अगर एरर आ जाए तो आप यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं। अगर यहाँ पे एरर आ जाए तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर एरर लिखा हुआ आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। आप देखें जहां पर डिवाइड हो सकता था वहां पर उसने डिवाइड किया है, लेकिन जहां पर डिवाइड नहीं हो सकता था वहां पर उसने एरर दे दिया। आप इस एरर के वर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रॉन्ग, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो रॉन्ग आ गया है। अब अगला जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा है नॉट का फॉर्मूला। ये क्या करता है, ये हमारी लॉजिक को जो है वो रिवर्स कर देता है, मींस ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। जैसे आप देखें यहाँ पर मैं नॉट लिखूं और इसको करूं, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है जहां ट्रू था उसने वहां पे फॉल्स कर दिया और जहां फॉल्स था उसने वहां पे ट्रू कर दिया। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एंड का फॉर्मूला लगाया था और आप देखें अगर यहाँ पर आके मैं एंड से पहले जो है एक और फॉर्मूला लगा दूं नॉट का और ब्रैकेट को क्लोज कर दूं, यहाँ पे एंटर प्रेस करूं, तो आप देखें इसने क्या काम किया है कि जो कंडीशन फॉल्स थी उसको इसने ट्रू कर दिया और जो कंडीशन ट्रू थी उसको इसने फॉल्स कर दिया है। अब हमारे जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं वो है हमारे लुकअप फंक्शंस। अब आए हम अपने लुकअप फंक्शंस को जो है वो देखते हैं। तो लुकअप फंक्शंस में सबसे पहले हम जिस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे वो है हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला। यहाँ पर आप देखें आपको एक डाटा जो है वो नजर आ रहा है और हमने इस डाटा के अकॉर्डिंगली जो है वो गेमिंग माउस की जो है वो प्राइस निकालनी है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे आए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वी लुकअप। सबसे पहले हमने अपनी लुकअप वैल्यू लेनी है जो कि है हमारी गेमिंग माउस, कॉमा उसके बाद हमारा टेबल एरे। हमने टेबल एरे कहाँ से लेना है, गेमिंग माउस हमारा है प्रोडक्ट नेम के कॉलम में, तो हमारा प्रोडक्ट नेम से जो है वो हमने डाटा को जो है वो सेलेक्ट करना है। ये हमने अपने डाटा को सेलेक्ट किया, कॉमा उसके बाद जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो कौन सा है। अब प्रोडक्ट नेम जो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसी तरीके से कैटेगरी हमारा सेकंड कॉलम है और प्राइस हमारा थर्ड कॉलम है। तो हमने क्योंकि प्राइस निकालनी है तो हम 3 को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो आप देखें गेमिंग माउस की जो प्राइस है वो मेरे पास यहाँ पर 25 आ गई है। उसी तरीके से अगर मैं इसका स्टॉक लेवल चेक करना चाहता हूँ तो सिंपली स्टॉक लेवल चौथे कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर 3 की जगह 4 कर दूंगा। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सप्लायर का नेम चेक करना चाहता हूँ कि कौन सा सप्लायर है इसका, तो मैं 4 की जगह पे 5 कर दूंगा, तो मेरे पास ये सप्लायर का नेम जो है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर अब मैं गेमिंग माउस का प्रोडक्ट आईडी निकालना चाहता हूँ तो वो मैं वी लुकअप से नहीं निकाल सकता, वो मैं इंडेक्स मैथ से या एक्स लुकअप से निकाल सकता हूँ, जिसके बारे में मैं अभी आगे चल के बात करूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एच लुकअप का। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मुझे डाटा दिया हुआ है और मैंने अपनी फैब की सेल निकालनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एच लुकअप आ जाऊंगा, ये मेरे पास लुकअप वैल्यू आ जाएगी, ये टेबल एरे मेरे पास ये टेबल एरे आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है मुझे कौन सी जो है वो रो का जो है वो डाटा निकालना है, इसके अकॉर्डिंगली जो है जो रो इंडेक्स नंबर मेरे पास है वो रो इंडेक्स नंबर मेरे पास है आपका 2, और यहाँ पर हम कॉमा लिखेंगे और यहाँ पर 0 पे क्लिक करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो फेब की सेल्स जो है वो यहाँ पर आ गई हैं 200, क्योंकि इस डाटा के अकॉर्डिंगली सेल्स जो है मेरे पास सेकंड रो के अंदर थी, तो इसलिए मैंने सेकंड को सेलेक्ट किया है।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है इंडेक्स का। और यहाँ पर इंडेक्स में हम क्या चीज़ चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरे डेटा सेट में से ये चाहता हूँ कि फोर्थ रो का थर्ड कॉलम में जो चीज़ है वो मुझे पता चल जाए, तो वो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ इंडेक्स की मदद से। यहाँ पर हम आते हैं इंडेक्स पे। सबसे पहले हम अपनी जो रेंज है उसको जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारी रेंज हो गई। उसके बाद हम अपना जो रो नंबर है, हम अपनी रो नंबर कौन सा चाहते हैं, इस डेटा के अकॉर्डिंगली मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है क्या कहते हैं फिफ्थ रो में और फिफ्थ रो का और जो थर्ड कॉलम है उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाए। यहाँ पर मैं फिफ्थ रो पे आ जाता हूँ और यहाँ पर थर्ड कॉलम पे आ जाता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। तो इसका मतलब है फिफ्थ रो में थर्ड कॉलम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास जो है ये फिफ्थ रो है और ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं फिफ्थ रो के अंदर थर्ड कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये हमारा इंडेक्स का फॉर्मूला था। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा मैच का फॉर्मूला। और मैच का फॉर्मूला हमें ये बताता है कि हमारा जो डाटा है वो किस पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि गेमिंग माउस की जो पोजीशन है वो क्या है। तो यहाँ पर आ जाए, हम अपना मैच का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमारी लुकअप वैल्यू, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा। उसके बाद हमारा लुकअप एरे कौन सा है, ये जो प्रोडक्ट नेम है ये हमारा लुकअप एरे है सारे का सारा। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। तो आप ये देखें कि इस पूरे डाटा के अंदर प्रोडक्ट नेम से लेके गेमिंग माउस जो है मेरा फिफ्थ पोजीशन के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। अब उसी तरीके से जो है हमारा ये नेक्स्ट फॉर्मूला है इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा वी लुकअप की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है वो यूज होता है, लेकिन इसके अंदर हम पीछे की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखें, यहाँ पर आपको गेमिंग माउस दिया हुआ है, हम वही एग्जांपल लेंगे और इसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट आईडी जो है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर आके हम लिखेंगे सबसे पहले इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर सबसे पहले हमारा जो है क्या कहते हैं एरे आ जाएगा, जो कि हमारा बनता है प्रोडक्ट आईडी। ये हमारा जो है वो एरे आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब मैंने अगली चीज जो है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैंने मैच, यहाँ पर अब मैं इसके बीच में मैच का फॉर्मूला लगा दूंगा और लुकअप वैल्यू के लिए ये मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा। और यहाँ पर जो मेरा लुकअप एरे बनता है, मेरा लुकअप एरे जो है वो बनता है ये प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम, ठीक हो गया, कॉमा। उसी तरीके से एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ये मैंने मैच का फॉर्मूला क्लोज किया, एक और ब्रैकेट लगाई और ये मैंने इंडेक्स के फॉर्मूला को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो आप देखें गेमिंग माउस का जो है वो जो प्रोडक्ट आईडी है वो 104 है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स और मैच के फंक्शन को यूज करके बैक की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं। अब हम आपके लॉजिकल फंक्शंस के अंदर आपके लास्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला है एक्स लुकअप का। अब सिमिलरली हमने यहाँ से आपका प्रोडक्ट आईडी निकालना है, प्रोडक्ट आईडी जो है वो निकालना है। और एक्स लुकअप जो है वो वी लुकअप से और इंडेक्स और मैच दोनों से जो है वो ज्यादा आसान है और इजी टू यूज है। वो आप देखें वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्स लुकअप पे आता हूँ, ये मेरी लुकअप वैल्यू है, सिंपल। अब मैंने क्या, लुकअप एरे मेरा कौन सा है, लुकअप एरे मेरा है प्रोडक्ट नेम, ये मेरा लुकअप एरे है, कॉमा। और मेरा रिटर्न एरे जो है वो क्या है। अब मुझे रिटर्न एरे में प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो मैं अपने इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी आ गया। इसी तरीके से अगर मैंने कुछ और निकालना है तो यहाँ पर मैं एक्स लुकअप पे रहता हूँ, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा। मेरा लुकअप एरे जो है वो कौन सा हो गया, वो मेरा प्रोडक्ट नेम वाला लुकअप एरे जहां से इसने जिस चीज को ढूंढना है, कॉमा। अब यहाँ पर सिंपली मुझे रिटर्न एरे में कुछ भी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर रिटर्न एरे में मुझे स्टॉक लेवल जो है वो चाहिए, तो सिंपली मैं स्टॉक लेवल को सेलेक्ट कर लूंगा, स्टॉक लेवल की रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखें कि मेरे पास जो गेमिंग माउस का जो स्टॉक लेवल है वो 30 है। तो एक्स लुकअप जो है वो ज्यादा इजी टू यूज है और ज्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू ए वी लुकअप और इंडेक्स एंड मैच के। तो ये हमारे जो है क्या कहते हैं लुकअप फंक्शंस थे। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो सबसे पहले डेट एंड टाइम फंक्शन में हम बात करेंगे टुडे के फॉर्मूला के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अपनी डेट लिखना चाहता हूँ कि डेट क्या है, तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर अगर हम सिंपली टुडे लिख के और ब्रैकेट क्लोज करें
तो आज की जो भी डेट होगी वो मेरे सामने यहाँ पर जो है वो आ जाएगी। डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर जो अगला फॉर्मूला है वो है हमारा नाउ का। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे ये पता चल जाए कि डेट टाइम और साथ-साथ टाइम स्टैम्प भी, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? सिंपली यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर नाउ पे क्लिक करूँगा और इसको नाउ पे क्लिक करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है क्या कहते हैं वो डेट भी आ गई है और साथ ही साथ मेरे पास जो है क्या कहते हैं वो टाइम भी आ गया है, जो इस टाइम टाइम हो रहा है। जैसे-जैसे टाइम चेंज होता जाएगा, वैसे-वैसे इस फ़ॉर्मूला के अंदर ऑटोमैटिकली टाइम भी जो है वो अपडेट होता चला जाएगा। जैसे ही आप देखें यहाँ पर 12:52 है, जैसे ही 1 मिनट गुज़रेगा और 12:53 होगा तो इसका टाइम जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप ये देखें यहाँ पर अब टाइम चेंज हुआ है, तो इसका टाइम ऑटोमैटिकली जो है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो है हमारा अगला फ़ॉर्मूला जो है वो है हमारा ईयर, मंथ और डे का। यहाँ पर अब हमें क्या कहते हैं डेट जो है वो लिखी हुई दी हुई है और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर से ईयर को अलग करूँ, मंथ को अलग करूँ और डे को अलग करूँ। तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? सिंपली उसके लिए जो सबसे पहला फ़ॉर्मूला है, वो हमारा सबसे पहला फ़ॉर्मूला होगा आपका ईयर का। इसको सेलेक्ट करें, अपनी डेटा को। तो ये हमारे पास 2023 ईयर आ गया। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास जो अगला फ़ॉर्मूला होगा वो मंथ का। आप अपनी डेटा को जो है वो सेलेक्ट करें। तो ये हमारे पास जो है वो मंथ आ गया 10th और उसी तरीके से हमने डे को सेलेक्ट करना है तो ये डे और उसी तरीके से अपनी रेंज को सेलेक्ट करें। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं डे आ गया। अब डेट और टाइम फंक्शन के अंदर हमारा जो अगला फ़ॉर्मूला है, वो हमारा फ़ॉर्मूला है डेट का। अब ये हमें डेट अलग-अलग दी हुई है और मैंने इसको जो है वो एक साथ लिखना है, यानी ईयर अलग, मंथ अलग, डे अलग, लेकिन इनको मैंने एक साथ लिखना है, तो उसके लिए मैं फ़ॉर्मूला लगाऊँगा डेट का। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना ईयर सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, उसके बाद मैं अपना मंथ सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, उसके बाद मैं अपना जो है क्या कहते हैं डे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। तो आप देखें, ये मुझे डेट जो है वो एक ही सेल के अंदर जो है वो लिखी हुई नज़र आ गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है, हमारा नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है डेटेड इफ का फ़ॉर्मूला। अगर मैंने 2 डेट्स के दरमियान जो है वो डिफ़रेंस निकालना है, तो वो मैं डेटेड इफ के फ़ॉर्मूला से जो है वो निकाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है क्या कहते हैं डेटेड इफ लिखते हैं, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है, कॉमा, हमने एंड डेट सेलेक्ट करनी है, कॉमा और अब मुझे डिफ़रेंस जिसके अंदर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे डिफ़रेंस चाहिए डेज़ में, तो यहाँ पर मैं डी लिखूँगा, ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा, तो ये मुझे डिफ़रेंस मिल गया डेज़ में। अगर मुझे डिफ़रेंस चाहिए मंथ में, तो यहाँ पर मैं मंथ लिखूँगा, तो ये मेरे पास जो है वो डिफ़रेंस आ जाएगा मंथ के अंदर और अगर मुझे डिफ़रेंस चाहिए ईयर्स के अंदर, तो सिंपली मैं इसको जो है वो वाई कर दूँगा, तो ये मुझे डिफ़रेंस देगा ईयर के अंदर। क्योंकि ये एक ही साल में है, तो इसलिए यहाँ पर डिफ़रेंस नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर मैं इसकी डेट चेंज कर दूँ, 2024 कर दूँ, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास डिफ़रेंस जो है वो 1 आ जाएगा। अब डेट एंड टाइम फंक्शन में जो अगला फ़ॉर्मूला है, वो है हमारा ई डेट का फ़ॉर्मूला। ई डेट का फ़ॉर्मूला आपका क्या करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये करंट डेट दी हुई है और मैं इसके 3 महीने बाद की डेट निकालना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ? मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ई डेट, यहाँ पर मैं अपनी स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करूँगा और मुझे कितने मंथ्स के बाद की डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा। तो आप ये देखिए 3 मंथ्स बाद जो भी डेट होगी, वो मुझे यहाँ पर दे देगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है, वो हमारा फ़ॉर्मूला है एंड ऑफ मंथ का फ़ॉर्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एंड ऑफ मंथ के बाद अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि लास्ट डे 2 महीने बाद मंथ का कौन-सा होगा, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वो मैं निकाल सकता हूँ आपका ईओ मंथ की मदद से। ये मेरे पास मेरी स्टार्ट डेट हो गई और मुझे कितने मंथ्स के बाद का चाहिए? 2 मंथ्स के बाद का चाहिए, ये अक्टूबर है। तो अब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो आप देखें अक्टूबर 2 मंथ्स बाद होगा नवंबर, दिसंबर और ये दिसंबर की जो है वो आखिरी डेट 31 दिसंबर 2023 यहाँ पर जो है वो आ गई है। अब हमारा जो डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर जो हमारा लास्ट फ़ॉर्मूला है, वो है हमारा नेट वर्किंग डेज़ का फ़ॉर्मूला। नेट वर्किंग डेज़ के फ़ॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि आपने ये देखना होता है कि जो छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों को निकाल के कितने दिन जो है वो काम किया गया है। जैसे इस डेटा के अंदर ये आपको स्टार्ट डेट दिया हुआ है, एंड डेट और एक इसके अंदर छुट्टी आ रही है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पर हम निकालेंगे नेटवर्क डेज़। सबसे पहले ये हमारी स्टार्ट डेट, उसके बाद ये हमारी एंड डेट और जो हमारी हॉलीडेज़ हैं, हॉलीडेज़ हमारे पास इस डेट को हॉलीडे है, ये आ रही है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो आप देखिए कि इस डेट्स के दरमियान जो हमारे वर्किंग डेज़ हैं, वो हमारे वर्किंग डेज़ बनते हैं 11। अब जो हम अपने अगले फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में बात करेंगे, वो है हमारे फाइनेंस फंक्शंस। तो सबसे पहले फाइनेंस फंक्शन में हम बात करेंगे पीएमटी फ़ॉर्मूला की।
अब ये आपको देखें एक कंडीशन दी हुई है, लोन अमाउंट दी हुई है, इंटरेस्ट दी हुई है और लोन टैप दी हुई है और हमने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स निकालनी है। तो हम अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं? पीएमटी फॉर्मूला की मदद से। यहाँ पर हम आएँगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पीएमटी। सबसे पहले हमने अपना रेट सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट है, ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, तो इसको हम 12 पे डिवाइड कर देंगे, कॉमा, उसके बाद जो हमारी एनपीईआर का मतलब है, जो हमारी मंथली इंस्टॉल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये हमारे पास टेन्योर है 5 ईयर्स का, तो 5 अब क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूँगा, कॉमा, और उसके बाद मैंने अपनी प्रेज़ेंट वैल्यू जो है वो लेनी है। प्रेज़ेंट वैल्यू मीन्स जो मेरी लोन की अमाउंट है आज के दिन की, तो उसको यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा के और अपनी लोन की अमाउंट को सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज़। तो ये मेरे पास मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो हैं, वो बन जाएँगी कि हर मंथ मैं 188.71 जो है वो पे करूँगा इस लोन के अगेंस्ट अगले 5 साल तक। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ़ॉर्मूला के बारे में, जो कि है हमारा फ्यूचर वैल्यू फ़ॉर्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आज इन्वेस्टमेंट की है 1000 की और इंटरेस्ट रेट है 5% एनुअली और नंबर ऑफ ईयर्स है 10, तो 10 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो क्या होगी अगर इंटरेस्ट रेट 5% होगा? तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्यूचर वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले हम रेट को देखते हैं, ये हमारे पास रेट है। क्योंकि ये एनुअल रेट है तो इसको हम 12 पे डिवाइड कर देते हैं, कॉमा, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास हैं आपके 10। ये हमारे पास आपके नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आ गए, ठीक हो गया। इसको जो है वो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो फिर 12 मंथ्स के अंदर जो है वो हमारे पास मंथली जो है वो आ जाएगा पीएमटी। अब अगर हम कोई मंथली इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं हर साल, हर साल, हर साल, तब जो है क्या कहते हैं हम पीएमटी को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी हम ये अज़्यूम कर रहे हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे, बल्कि हमने एक ही इन्वेस्टमेंट की है, वो है हमारी 1000। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे पीएमटी की जगह पे 0, कॉमा, और जो अब मेरी प्रेज़ेंट वैल्यू है उसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा माइनस, और जो कि हमारी आज की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये 1000 और ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा। तो मेरे पास जो इस इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू बनेगी, वो फ्यूचर वैल्यू 10 साल बाद बनेगी 1647। अब हम इसके अंदर अगला केस अज़्यूम करते हैं कि जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है 1000, मैं हर मंथ 1000 इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। तो उस केस में हमारी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी? ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू उसी तरीके से, ये रेट हमारे पास ये आ गया डिवाइड बाय 12। उसी तरीके से जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं इसको हम 12 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा, उसके बाद जो मेरी पीएमटी है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी पीएमटी बनती है ये, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँ और एंटर प्रेस करूँ। सॉरी, यहाँ पर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा इससे पहले, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से पहले। तो इसका मतलब है कि अगर मैं हर मंथ 1000 जो है वो इन्वेस्ट करूँ, अगले 10 सालों के लिए 5% रेट के ऊपर, तो मुझे 10 साल बाद जो उसकी फ्यूचर वैल्यू होगी, वो 1,55,000 अप्रॉक्सिमेटली होगी। अब हमारा जो क्या कहते हैं नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है, वो हमारा नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है नेट प्रेज़ेंट वैल्यू का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पहले साल 1000, दूसरे साल 2, तीसरे साल 3000 करूँ, तो और इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% हो, तो उसकी जो आज की डेट में नेट प्रेज़ेंट वैल्यू बनेगी, वो क्या बनेगी? वो यहाँ पर हमारी वैल्यू बनेगी एनपीवी, नेट प्रेज़ेंट वैल्यू, और यहाँ पर जो है हम अपने रेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, और उसके बाद जो है हम अपनी वैल्यूज़ को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं। तो जो हमारी आज की नेट प्रेज़ेंट वैल्यू बनेगी, वो 4815 बनेगी इस इन्वेस्टमेंट की। अब अगली चीज़ जो हमारे पास है, अगली चीज़ हमारे पास है आपका आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, वो बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये आपका एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है जो कि आपका इवैल्यूएट करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को, किसी भी इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को या किसी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करता है। मीन्स कि ये आपका जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट रेट को, ठीक है? जिसके ऊपर आपकी तमाम जो नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ होती हैं आपकी कैश फ्लोज़ की, इनफ्लो की भी और आउटफ्लो की भी, ठीक है? फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट वो बराबर हो जाती है ज़ीरो के। अगर आप इसको सिंपल टर्म के अंदर बात करें, तो आईआरआर जो है एक एनुअलाइज्ड इफेक्टिव कंपाउंड रिटर्न रेट होता है, जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का होता है। तो यहाँ पर अब हम अपना आईआरआर का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आते हैं आईआरआर के ऊपर, और अब ये हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 15%। अब जो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला है फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर, वो है हमारे पास रेट का फॉर्मूला। यहाँ पर देखें आपको डेटा दिया हुआ है और यहाँ पर आपको लोन की अमाउंट दी हुई है, ये उसकी मंथली पेमेंट दी हुई है और ये लोन टर्म दी हुई है।
अब आपने सिंपली इसका जो है वो इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर आप आ जाएँ रेट पे। सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, आपने अपनी जो है वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो देखनी है। ये आपके पास है 5 ईयर्स और इसके अंदर जो है मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, तो इसको 12 पे मल्टीप्लाई कर दें, कॉमा उसके बाद आपने अपनी जो मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की कर रहे हैं पीएमटी, वो आपने देखनी है। ये हमारे पास जो है वो पीएमटी है, कॉमा उसके बाद जो है जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, वो है हमारे पास माइनस का साइन लगाएंगे हम, और लोन अमाउंट है हमारे पास 1000, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेट आ रहा है वो हमारे पास रेट आ रहा है 1% का। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस थे। अब जिन नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। तो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मीडियन की फॉर्मूला की। जैसे आप देखें यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, जैसे आपको पता है कि मीडियन मीडियन वैल्यू होती है। यहाँ पर हम आ जाते हैं मीडियन में और इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो है वो मीडियन के अंदर इस डाटा में से जो मिडल वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अगला हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास फॉर्मूला है आपका मॉड का, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम मॉड लगाते हैं और ये हमारे पास रेंज है। तो आप देखें मेरे पास जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो 20 आ रही है। अगर यहाँ पर मैं इसको 10 कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगी 10 के अंदर। अब हमारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन में जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारे पास रैंक का। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम रैंक लगाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं रैंक और यहाँ पर हम अपने नंबर को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किस नंबर का रैंक जो है वो यहाँ पर पता करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस डेटा के अंदर 80 कौन से रैंक पे है। तो यहाँ पर मैं 80 को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ रेफरेंस को, जो मेरी रेंज है, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए 80 जो है इस टाइम मेरे पास दूसरे नंबर के ऊपर आ रहा है। अगर यहाँ पर जो है क्या कहते हैं मैं डेटा को जो है वो चेंज कर दूँ और यहाँ पर मैं इसको भी 80 से ज़्यादा कर दूँ, 85 कर दूँ लेट्स सपोज़, तो आप देखें मेरे पास 80 जो है वो फिर इस डेटा के अंदर थर्ड नंबर पे आ रहा होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है वो है हमारे पास परसेंटाइल का। तो यहाँ पर आ जाए, हम अपना परसेंटाइल का फ़ॉर्मूला लगाते हैं। परसेंटाइल का फ़ॉर्मूला लगाया, सबसे पहले ये हमारी जो है क्या कहते हैं रेंज है, इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया और परसेंटाइल 0 से 1 के दरमियान होता है। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर अज़्यूम करते हैं 0.8 और यहाँ पर ब्रैकेट को जो है वो क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 88%। इसका मतलब है कि 80% ऑफ द स्कोर्स जो हैं वो बिलो हैं 88 से। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है और लास्ट, वो है हमारा क्वार्टाइल का। जैसे कि आपको पता है क्वार्टाइल में जो है वो Q1 Q2 Q3 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो है कि कहते हैं हम अपने क्वार्टाइल का फॉर्मूला सिंपली लगाते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वार्टाइल पे, सिंपल हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा और उसके बाद जिस क्वार्टाइल की हमने वैल्यू निकालनी है वो हम निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्स्ट क्वार्टाइल की निकालनी है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ गई। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आपके सेकंड क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम इसको 2 लिख देंगे एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो है हम अपने थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू भी जो है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जो है क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो है वो ये हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस थे। और अब हम लास्ट में बात करेंगे अपने एरे फंक्शंस के बारे में। एरे फंक्शंस में सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा ट्रांसपोज का फॉर्मूला, जो कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप देखें यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, सिंपली यहाँ पर मैं आके आपका ट्रांसपोज का जो है वो फॉर्मूला लगाऊंगा और अपने एरे को जो है वो सेलेक्ट करूंगा। मैंने अपने एरे को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखिए ये जो आपको डाटा रो में दिया हुआ है ये कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गया है और एज इट इज़ इसी तरीके से कॉलम का डाटा जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं यूनिक की, यानी कि जो हमारे पास डाटा यूनिक है। अगर आपको काफ़ी सारा डाटा दिया हुआ है और उसमें डुप्लीकेट डाटा है, जैसे देखें यहाँ पर अभी एक छोटा सा डाटा लिया हुआ है और यहाँ पे एप्पल जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। अब आप यूनिक वैल्यूज़ जो है वो निकालना चाहते हैं, सिर्फ यूनिक ही वैल्यूज़ आएँ, तो वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? सिंपली यहाँ पर आप जाएँगे यूनिक के अंदर, यूनिक का फॉर्मूला लगाएँगे, अपने एरे को जो है वो यहाँ से जो है क्या कहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। ये हमने अपने एरे को जो है वो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखें अब आपके पास ये जो डाटा आया है वो यूनिक डाटा जो है वो यहाँ पर आपके पास आ गया है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में जो है वो हम बात करेंगे, जो कि है हमारा सॉर्ट का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर आपको नंबर्स आगे पीछे करके दिए हैं और आप अपने डाटा को जो है वो सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप आएंगे सॉर्ट के ऊपर
और उसके अंदर आप अपने डाटा को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका जो डाटा है, ये आपका डाटा सॉर्ट होके जो है वो आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा फ़िल्टर का फॉर्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे डाटा दिया हुआ है, अब इस डाटा सेट के अंदर मैं ये चाहता हूँ जो-जो वैल्यूज़ 150 से बड़ी हैं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वही वैल्यूज़ जो है वो शो हों। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा फ़िल्टर का फॉर्मूला लगाऊँगा। मैं अपने एरे को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, ये मेरा एरे हो गया, कॉमा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इंक्लूड क्या हो, ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज में ग्रेटर दैन 150, इस वाली रेंज में जो भी 150 से बड़ा है, मुझे सिर्फ़ वही यहाँ पर शो करे। तो आप ये देखें, इस रेंज के अंदर 2 चीज़ें जो है वो 150 से बड़ी थी, एक बनाना और एक एप्पल, तो उसने मुझे यहाँ पर जो है वो शो करवा दिया। और अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के आखिरी फ़ॉर्मूला के बारे में, 50th फ़ॉर्मूला मीन्स सीक्वेंस के फ़ॉर्मूला के बारे में। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं सीक्वेंस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सीक्वेंस चाहिए, ठीक हो गया। अब मुझे सीक्वेंस किसका चाहिए? कितनी नंबर ऑफ रोज़ का सीक्वेंस चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ, मुझे सीक्वेंस चाहिए 50 का, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज़ कर देता हूँ। तो आप ये देखिए, मुझे 1 से लेके और 50 तक का जो है वो सीक्वेंस दे दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 50-50, यानी कि मुझे 2 जगह पे ये जो सीक्वेंस है 50 का, ये मुझे 2 जगह पे 2 कॉलम्स में नज़र आए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर 50, और अब मैं क्या कहते हैं, इसको कितने कॉलम्स में दिखाना चाहता हूँ? यहाँ पर मैं कह देता हूँ मैं इसको 2 कॉलम्स में दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉलम 1 में भी 50 आएँगे, कॉलम 2 में भी 50 आएँगे, यानी कि जो सीक्वेंस है वो 1 से लेके 100 तक हो जाएगा। कैसे? ये देखें, यहाँ पर अब सीक्वेंस जो है देखें, इस कॉलम में भी 50 का डाटा है, इस कॉलम में भी 50 का डाटा है, लेकिन ये कैसे आ रहा है आप देखें, 1 2 3 4, और ये टोटल यहाँ पर 100 हो गया है। अगर आपने इसके सीक्वेंस को जो है वो 50 तक ही रखना है, तो फिर इसको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 25, तो कॉलम 1 में 25, कॉलम 2 में 25, तो इस तरीके से आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो 50 का बनेगा। अब इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, वो क्या आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है, अब आप एक और कॉमा लगाएँ, अब आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट इसे बता सकते हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ मैं 5 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक हो गया? और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब आप देखें मेरा जो सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है वो 5 से स्टार्ट हुआ और 5 से 54 तक जा रहा है। इसमें अब एक और चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, स्टेप्स आप ऐड कर सकते हैं, कॉमा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि हर लफ्ज़ के बाद जो है क्या कहते हैं, वो 1 स्टेप आए, 2 स्टेप आए, कितने हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास जो है कि कहते हैं स्टेप्स क्या रहे, वही सेम रहे, 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ पर आके मैं स्टेप्स में जो है वो 2 कर देता हूँ, तो अब 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इस तरीके से जो है ये सीरीज़ चलेगी। देखें, ये आपके पास इस तरीके से जो है वो सीरीज़ चल रही है, और इसी तरीके से आप जैसे स्टेप्स को ऐड करेंगे, ये आपको उसी हिसाब से जो है वो आपका डाटा जो है वो दिखा देगा। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं 50 एक्सेल फ़ॉर्मूलाज़ का जो है वो कोर्स था। उम्मीद है कि आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टॉपिक जो है वो कैसा लगा है।